Hello friends, uh, welcome all of you. Standard 8, Chapter 2, Lecture 5, Foundation, Dimensional Analysis and Laws of Motion. लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का स्टडी किया, उसकी एप्लीकेशन है वो की। आज के लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रेयर से हमारा लेक्चर एज यूजुअल जैसे स्टार्ट करते हैं। सब लोग प्रेयर के लिए प्रिपेयर हो जाए। प्रेयर स्टार्ट। ॐ सहना ववस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं आज, उस लेक्चर के अंदर आपको डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। यानी आपका डायमेंशन फार्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम फॉर्म रहेगा। यानी पूरा का पूरा जो टेबल है 1 से लेके 34 वाला टेबल, वो आप एकदम ठीक से कर पाओगे, तब जाके आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड होगा। आज के लेक्चर में जो मेन जो थियरी हम पढ़ने वाले हो डायमेंशनल एनालिसिस है। उसके लिए सबसे पहले हमारे ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर ये टेबल पूरा का पूरा हमें याद होना चाहिए। इसलिए मैं टेबल को आज फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ कि जस्ट उसको क्विक आप उसके ऊपर से निकल जाओ, कि जैसे एक बार आपको रिवाइज हो जाए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आज टेबल का यूज है, इसलिए आप टेबल को रिवाइज करके आइए। इसमें जो 1 to 12 है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस, मास, टाइम, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। उसका अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ का रिलेशन और उसका एसआई यूनिट वो हमें मालूम होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम फिर इसके ऊपर से इजीली कर पाते हैं। देन 13 से लेके 25 में पावर, एनर्जी, मोमेंटम, प्रेशर, पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इंपल्स ऑफ फोर्स, सरफेस टेंशन। और उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट, यानी हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हीट एनर्जी, थिकनेस, एरिया, टेम्परेचर और टाइम। फिर जाके आता है इलेक्ट्रिक करंट जो बेस है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेडियोएक्टिविटी है और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम। तो ये 1 से लेके 34 तक का पूरा टेबल आज का लेक्चर आप जब पढ़ने बैठते हैं तब उससे पहले हो जाना पाई। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ था कि टेबल प्रिपेयर करके ही बैठिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेक्चर अंडरस्टैंड हो। तो आई होप कि आप को जो वर्क मैंने दिया था वो सब बच्चे करके बैठे होंगे। किसी भी बच्चे को टेबल अभी प्रिपेयर नहीं है तो आज का जो होमवर्क मैं दूंगा उसके अंदर पहले टेबल को ऐड कर दीजिए। होमवर्क में पहले टेबल करिए, फिर जाके आज का होमवर्क है वो स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका टॉपिक है वो एकदम फॉर्म हो जाए और आपको जो भी आज लेक्चर में बताया जाएगा वो उसके ऊपर से ही बताया जाएगा। ओके, तो चलते इस लेक्चर के लिए। सबसे पहले इसके अंदर द मेथड ऑफ obtaining the solution to several problem in physics by using the formula is called dimensional analysis। अब तक टेबल हम यूज करते आए, लेकिन जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको आप कई बच्चों को दिमाग में ऐसा होगा कि ये सर आप ये हर रोज बता रहे हैं कि टेबल प्रिपेयर करिए, टेबल प्रिपेयर, लेकिन इसका यूज कहाँ पे है? किसी भी चीज को हम करते हैं तो हमें उसके यूज की पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो पूरे फिजिक्स के अंदर जो भी हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे तो उसका यूज कहाँ पे, तो इसको इस टॉपिक में इन्वॉल्व किया गया डायमेंशनल एनालिसिस। यानी पूरे फिजिक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उस सेवरल प्रॉब्लम को फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस हमें 3 तरह से यूज होते हैं। सबसे पहला यूज है उसका डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है तो कि रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी आप एमकेएस और सीजीएस के बीच का जो रिलेशन आप निकालना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे मास हो, वेट हो, फोर्स हो, वर्क हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के बीच का उसका जो रिलेशन है, जैसे हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डायमेंशनल फार्मूला की। दूसरी चीज, टू चेक द डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
यानी कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है, सपोज f इक्वल टू m इंटू ए, डायमेंशनली इसकी कंसिस्टेंसी डायमेंशनली वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है, उसी टाइम के आपको डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत है। और किसी फिजिकल क्वांटिटी का अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ का रिलेशन निकालना है तो भी आपको डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत पड़ती है। 3 जगह पे आपको जरूरत है। फर्स्ट थिंग, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स of two different system of units. Second, to check the dimensional consistency of an equation. And third, to derive the equation for physical quantity in terms of other related physical quantity. सबका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के बताता हूँ किस तरह से इन्होंने बताया। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि इसके अंदर हमें किस तरह से करना है। तो देखते हैं इसके लिए इसमें किस तरह से किया जाता है। तो ये वाला है, उसके अंदर किस तरह से हम कर पाते हैं वो हम आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये जो है इसका यूज किस तरह से होता है। टू रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, सपोज आपको पता होगा कि फोर्स है उसका यूनिट है क्या है, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। ये तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो ये रिलेशन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती। दूसरी, किसी भी इक्वेशन को आप डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है। सपोज कि मैं f इक्वल टू m इंटू ए, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये 2 यूज हुए। तीसरा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बनाए। सपोज कि आपको बताओ दूं p इक्वल टू रो जी एच, ये इक्वेशन निकालने के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत पड़ती है। अब आपको क्वेश्चन राइज होना स्टार्ट हो गया हो, सर ये किस तरह से पता चलता है, ये किस तरह से पता चलता है वैलिड है कि नहीं, ये किस तरह से हमें मिलता है, तो वो ही हमें स्टडी करना है। आज के लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड दोनों के यूज हम करने वाले हैं। फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन। आज का पूरा लेक्चर ये डायमेंशनल एनालिसिस के 2 यूज के ऊपर ही हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम रिलेशन निकालेंगे, दूसरे में डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वैलिड है। पूरा लेक्चर में 2 ही यूज देखने वाले हो। और थर्ड यूज, वो लास्ट लेक्चर जो हमारा इसी पोर्शन जो डायमेंशनल एनालिसिस पोर्शन है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 6। उसके अंदर हम ओनली 3 नंबर का जो यूज है कि टू डिराइव इन इक्वेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, उसको किस तरह से हम बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इसी बात का डिस्कस करते हैं, 2 पहले और दूसरे। तो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 1 जूल इक्वल टू ब्लैंक अर्ग। हियर जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एमके सिस्टम, अर्ग इज यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस। यहाँ पे बता दिया है कि जूल और अर्ग है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू ब्लैंक सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, उसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले वर्क की बात है फ्रेंड्स, तो वर्क के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, W। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलता है हमें, m1 L2 T-2। देखो सबसे पहला स्टेप यहां से शुरू होता है डायमेंशनल फार्मूला से, फिर जाके आगे का। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला सब बच्चों को अच्छी तरह से आना जरूरी है। अब क्या करना है, अब आपको इस तरह से लिखना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखा m1 L2 T-2 इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक में जो रिलेशन है वो बनाना है, तो यहाँ पे जगह रख दी, फिर m1 L2 T-2। ये मैंने क्या लिखा है पता है, 1 MKS यूनिट, तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला ये रहेगा और CGS का भी यही रहेगा। ओके, अब मुझे 10 का पावर है, वो 10 का पावर डिसाइड करना है। तो 10 के पावर के लिए हमें क्या करना है, m के डायमेंशन यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई बाय 3, m के जो भी डायमेंशन है वो यहाँ पे लिखना है, ये फिजिकल क्वांटिटी, प्लस l के डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसका जो सम आएगा वो हमें 10 का इंडाइसिस यानी 10 का पावर हमें मिलेगा। तो m के डायमेंशन इसमें कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 3 प्लस 4 यानी टोटल पावर कितना हुआ हमारा 7। तो ये इसका आपका आंसर निकलता है कि 10⁷। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या मिला आपको, 1 MKS यूनिट इक्वल टू 10⁷ CGS यूनिट ऑफ वर्क। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर S-2 इक्वल टू 10⁷, kg की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-2, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये हुआ आपका ये वाला रिलेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको स्पेशल उसके दिए गए हैं यूनिट के CGS और MKS का, तो यहाँ पे उन्होंने दिया था जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग,
ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो जूल और अर्ग दे रखा है। तो ये आपका हो गया रिलेशन जो आपको क्वेश्चन में उन्होंने दिया था। ओके, तो वो क्या दिया था उन्होंने, जूल इंटू और जूल और अर्ग। तो इसको, ये स्पेशल है, एक वर्क में ऐसा होगा और एक आएगा फोर्स के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे वर्क में 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग मिला, उसी तरह फोर्स में भी एक सा मिलेगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। तो सबसे पहले स्टेप डिसाइड कर लो, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखो, फिर 1 mks इक्वल टू CGS, फिर m का पावर मल्टीप्लाई बाई 3, l का पावर मल्टीप्लाई बाई 2, उसका जो सम आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है 10 का पावर, और वो आपको रिलेशन निकाल के देगा। तो इसी मेथड से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे जो दे रखा है उसी मेथड से आपको करना है। डायमेंशनल फार्मूला, पावर डिसाइड करो, फिर पावर, और यहाँ पे उन्होंने जो स्पेशल यूनिट दे रखा है उसके बारे में लिखा है, तो उसको इस तरह से देखना है। आपको होमवर्क में भी इसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कई सारे स्टेप है वो लिखता हूँ, बाकी सब स्टेप नहीं मैं लिखता। तो यहाँ पे आप जब भी होमवर्क करें तो ये मेथड से आप होमवर्क में लिखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से। एक न्यूटन इक्वल टू ब्लैंक डाय, तो ये हो गया न्यूटन यानी फोर्स की बात, हमें दिमाग में होना चाहिए। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स के बारे में हम लिख रहे हैं तो F, ओके, उसका डायमेंशनल फार्मूला m1 l2, नहीं L2 नहीं होगा, क्या होगा L1 t-2। अब उसके बारे में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखो 1 mks, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू CGS। ओके, मतलब डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो m1 L1 t-2 और m1 L1 t-2। अब 10 का पावर डिसाइड करो, m के डायमेंशन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस l के डायमेंशन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हुआ 3 + 2 यानी टोटल 5 पावर हो गया। यानी आपका रिलेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 10⁵, यहाँ पे भी 10⁵, यानी 1 mks यूनिट, यानी कि लिख सकते हैं 1 kg मीटर s-2 इक्वल टू 10⁵, kg की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर s-2, और यहाँ पे स्पेशली उन्होंने क्या दिया है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। तो ये आपका हो गया स्पेशल, उन्होंने जो बताया वो है, तो ये भी है। तो ये दो के लिए आपको याद रखना है, एक फोर्स और दूसरा है वर्क, इन दोनों के लिए ऐसा है। फोर्स के लिए ये है और वर्क के लिए मैंने जो आपको बताया वो था। सबसे पहले हमने बताया ना आपको वर्क के लिए, तो उसके लिए 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये वाला है। तो ये दो ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जिसके लिए स्पेशल है। ओके, तो यहाँ से आपको रिलेशन बन जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले डायमेंशनल फार्मूला, 10 का पावर डिसाइड करो, तो देखो ये हमें रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है MKS और CGS के बीच का रिलेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट यूज के बाद। आगे देखते, सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप ये से फाइंड कर पाओगे फ्रेंड्स। तो सेम मेथड पे यहाँ पे सॉल्व करके दिया है आपको। अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में हम देखते हैं। डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी यानी रो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l-3 और t0। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी है वो लिख लीजिए। जैसे ऐसे लिख लीजिए m1 l-3 t0, ये मैंने MKS के लिए लिया, फिर m1 l-3 t0 ये CGS के लिए। लिखते हैं ऐसे 1 MKS इक्वल टू CGS। ओके, 10 का पावर डिसाइड करते हैं, m के डायमेंशन कितने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस l के डायमेंशन माइनस हो तो माइनस लेना है मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर जब बेसिक उसका सम करना है 3 - 6, तो माइनस भी आ सकता है इंडाइसिस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे -3 आ रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रिलेशन 10⁻³ मिल रहा है। 1 MKS यूनिट इक्वल टू 10⁻³ तो इसका मतलब हुआ कि 1 kg मीटर -3 इक्वल टू 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर -3। तो ये इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन भी मिल गया फ्रेंड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखते हैं कि कौन सा आंसर सही इन्होंने बताया हुआ है। 1 kg मीटर -3 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर -1। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते। तो ये मोमेंटम, एरिया, पीरियोडिक टाइम, उनके लिए होमवर्क में आपको दे रहा हूँ कि 103 104 सही मेथड, यही मेथड से आपको करना है, सब के सब आपको इजीली कर पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए बताया है,
ये आप सब लोग यहाँ पे ही करिए एक्सेलेरेशन के। मैं आपको बता देता हूँ एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m0 L1 t-2। इसके लिए आप निकालिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सब बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर, अभी नोटबुक के अंदर रफ वर्क में मेथड से सॉल्व कीजिए और इन दोनों के बीच का रिलेशन MKS और CGS किसके लिए हमें चाहिए, एक्सेलेरेशन। उसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, MKS CGS 10 के पावर डिसाइड करो और फिर जाके आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। सब सॉल्व करना है, सबको बैठे नहीं रहना है किसी को, सबकी नोटबुक में काम चालू होना चाहिए। और देखो कि डायमेंशन फॉर्मूला भी मैंने लिख के दे दिया, यानी आपका 25% वर्क तो हो गया, 75 आपको कैलकुलेशन ही करना है और सब बच्चों को आना चाहिए। अभी तो हमने 2-3 तो सॉल्व किए। अच्छा, कई सारे बच्चे को तो आ ही गया आंसर, वेरी गुड, यस। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिमाग में बैठ गया मेथड की किस तरह से आंसर है। जिनको नहीं पता चला ये यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करें आप कि आप लिखो ऐसे 1 MKS इक्वल टू CGS, ओके। फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, वरना जरूरी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से आप लिखो कि 1 kg, नहीं kg नहीं आएगा यहाँ पे, 1 मीटर S-2 इक्वल टू सेंटीमीटर S-2, ओके। अब पावर डिसाइड करना है, m का पावर कितना है, 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 रहेगा 2, तो यहाँ पे पावर कितना मिला हमें 10⁻², तो ये 10⁻² हो गया। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ, दोनों के बीच 1 MKS यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इक्वल टू 10⁻² यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन CGS, ओके। तो यही रिलेशन करेक्ट मिला, देखो हमारा सही आंसर भी वही आ रहा है, ओके, 1 मीटर। तो ऐसा जैसा एक्सेलेरेशन के लिए किया है ना, आप लिख लीजिए, वेलोसिटी के लिए भी होमवर्क में ट्राई करना। किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो आप होमवर्क करें तभी वेलोसिटी के लिए भी आप वर्क कर लीजिए कि वेलोसिटी के लिए हमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसमें भी यही आंसर मिलेगा। चेंज कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2 है उसकी जगह पे -1 आएगा, वेलोसिटी है तो। देखो ये पावर के लिए इस टाइप के MCQ आपको पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के MCQ, 1 MKS यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू ब्लैंक CGS यूनिट ऑफ पावर। तो आपको पावर डिसाइड ही करना है, तो आप पहले पावर का फॉर्मूला बना लीजिए। पावर यानी P, वर्क पर टाइम। तो वर्क क्या क्या हो जाए, m1 L2 t-2 और टाइम क्या क्या हो जाएगा, t1, ओके। तो क्या मिलेगा, m1 L2 t-3। अब पावर डिसाइड करना है, m का पावर कितना होगा 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी 10⁻7, यानी आपका आंसर करेक्ट क्या हुआ, बी आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाए। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। आपको सॉल्व करना है तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इस तरह से, ओके। कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह से इजीली सॉल्व। यहाँ पे आपको पावर दिया है ना, आप प्रेशर के लिए होमवर्क में करिए। किसके लिए, प्रेशर के लिए आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रेशर 1 MKS यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू ब्लैंक CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। कोई भी फिजिकल 30 आउट ऑफ 34 किसी के लिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकते हैं टेस्ट के अंदर, ओके। अब दूसरा यूज, फर्स्ट यूज तो खत्म हो गया। देखो यहाँ पे जो हम लिमिटेड फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए ही हमने किया है, सभी के लिए नहीं किया। एक बात आप ध्यान से देख लो कि हमने यहाँ पे जो भी बात की वो किसके लिए, लिमिटेड फिजिकल क्वांटिटी है। आउट ऑफ 34 हमने कुछ 5 से 7 या 8 फिजिकल क्वांटिटी के लिए MKS और CGS का रिलेशन मिला, लेकिन सब के लिए हम MKS और CGS का रिलेशन मिला सकते हैं और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप होमवर्क में ऐसा करिए कि टाइम रहने पर, पहले होमवर्क हो जाने के बाद जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में भी प्रैक्टिस कर ले। दूसरा यूज आज हम कर रहे हैं डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका दूसरा यूज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। उसका दूसरा जो यूज है वो क्या है, टू वेरीफाई डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। कैसे पता चले कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इफ द डायमेंशन ऑफ टर्म्स ऑन बोथ दी साइड आर सेम, देन इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट डायमेंशनली। यानी उन्होंने ऐसा बताया कि कोई भी इक्वेशन है डायमेंशनली वैलिड कब बताया जाता है, कि जब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के टर्म है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिले।
यानी ये ऐसे एक फॉर्मूला दिया है कि a इक्वल टू बी एक्स, तो इसमें कितनी टर्म है, एक और दो। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है डीएम यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, वैसा ही इसका होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली इक्वल। कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि बी एक्स प्लस सी टी, तो इसमें क्या करना है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो वैसा ही इसका और इसका होना चाहिए, नहीं कि इसका है वैसा बी एक्स का है तो सी टी का नहीं। इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही जैसा होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे देखना है कि लेफ्ट साइड की जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ही बी एक्स प्लस सी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, तभी जाके ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। ऐसे इक्वेशन के अंदर हमें खाली लेफ्ट और राइट का चेक करना है। जब राइट साइड दो से ज्यादा टर्म हो तो सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड जैसी जो टर्म है उसी की जैसा ही होना चाहिए, तभी जाके वो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, वैलिड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम ये बात को समझते हैं, इसको जाने देते हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, जो इक्वेशन है उसको इस तरह से उन्होंने बताया है कि जो इक्वेशन है वो ऐसे है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन को आपको चेक करना है। ये है फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है मास, ये वेलोसिटी, आर है वो डिस्टेंस है। तो वन बाय वन हम चेक करते। तो पहले क्या करना है, हम पहले तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस के लिए करते हैं, तो उसमें तो क्या आ जाएगा, फोर्स ही रहेगा। तो फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 L1 t माइनस क्या हो जाएगा 2, इसको हम बोल देते एक। ओके, फिर राइट हैंड साइड चेक करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो राइट हैंड साइड क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम यानी क्या, मास, तो उसका 1, वी स्क्वायर है, वी यानी L1 t माइनस 1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो L2 t माइनस 2, और आर यानी L1, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, m1 L1 t माइनस 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं ना इस तरह से कि 1 एंड 2 F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है। क्यों, क्योंकि डायमेंशनली वैलिड है। उसका रीजन क्या है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों की टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा मिला हमें, सेम, यानी जैसा ही एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला है वैसा ही एम वी स्क्वायर अपॉन आर का। यदि नहीं मिलता, 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, यानी ये जो 1 इक्वल टू 2 हुआ है वो नहीं होता, तो डायमेंशनली वैलिड नहीं होता। तो इस तरह से चेक करना होता है। और एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो आप जानते ही है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड करते पहले, क्या होता है F, तो क्या हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, इसको बोलते हैं 1। फिर राइट हैंड साइड के लिए करते हैं, राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू ए है तो m रहेगा m1 L1 t माइनस 2, तो ये दोनों सेम मिला, यानी 1 इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। कई कई ऐसे इक्वेशन होते हैं डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते, तो उसके बारे में हम नहीं देख सकते कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो उसको अनवैलिड बोला जाता है। ये डायमेंशनली वैलिड है। तो इस तरह से हमें चेक करना है सभी को। तो उसके बारे में यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है आपको कि F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेर एम मास, वी वेलोसिटी, आर रेडियस। फिर लेफ्ट साइड के लिए चेक किया, राइट साइड के लिए उन्होंने चेक किया, फिर दोनों सेम है, यानी डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है। जरूरी नहीं कि सभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही हो, कभी कभी फिजिकली मीनिंग उसका होता है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होते नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। P इक्वल टू रो जी एच, P है प्रेशर है, रो डेंसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यानी एक्सेलेरेशन ही हुआ, H है वो हाइट यानी वन टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें LHS के लिए P का, तो P यानी आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको P के लिए फाइंड कर लेना है। P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। F यानी क्या, M1 L2 T, सॉरी M1 L1 T माइनस 2, और यहाँ पे L2 यानी क्या हो गया, M1 2 ऊपर जाएगा तो -1 T माइनस 2, तो क्या मिलता है आपको, M1 L माइनस 1 और T माइनस 2।
ओके, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से रफ वर्क कर लेना है, किसी को आप मगअप नहीं करिए। और फिर राइट साइड के लिए करें। राइट हैंड साइड के लिए क्या है, रो, जी और एच। तो अब सब के लिए लिखते हैं 1 by 1। रो के लिए क्या हो जाएगा, रो यानी m1 क्या हो जाएगा उसके लिए m1 l-3, फिर मल्टीप्लीकेशन में g के लिए l1 t-2 और h के लिए क्या हो जाएगा l1। तो अब देखो, तो इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं रो जी एच का, तो क्या मिलता है देखते हैं कि रो जी एच सिंप्लीफिकेशन करो तो m1 l-3 है और l2 है, तो l-1 हो जाएगा क्योंकि 2 और यहाँ पे प्लस है, तो t-2। तो इसको हमने 1 बोला था और इसको हमने बोला 2। तो देखो 1 = 2 है, तो ये डायमेंशनली क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो इसका मतलब कि ये डायमेंशनली वैलिड है। देखो उन्होंने बताया कि डायमेंशनली वैलिड है। मैं यहाँ पे जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको होमवर्क में इसी तरह से सब फॉलो करना है स्टेप। ओके, तो आप ठीक से होमवर्क जब करो तभी जाके ये सब चीज है वो ठीक से होमवर्क में लिखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, और फिर जाके सभी को सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन हो उसके अंदर कैसे किया जाता है, यहाँ पे 3 स्टेप है। पहले देख लीजिए क्वेश्चन को ठीक से। s = v0t + 1/2 at², ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसका मीनिंग चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ऐसे वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट 1 टाइप ऑफ डिस्टेंस, v वेलोसिटी, t टाइम, 1/2 a एक्सेलरेशन, t है वो क्या है टाइम। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, s = v0t + 1/t at²। अब इसके बारे में हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्क करेंगे, LHS के लिए। ओके, LHS के लिए वर्क करना है, तो LHS में S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा उसका L1 हो जाएगा, खाली उसका L1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बाकी के स्टेप नहीं लिखना है। राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, v0t पहले, तो v0t है तो क्या होना चाहिए L1 t-1 और t1, तो ये तो कट हो जाएगा, तो इसका भी L1, ये हुआ 2 नंबर। ओके, फिर 3 के लिए करते हैं, यहाँ पे ऊपर RHS में ही क्या 1/2 a² और t², ऐसे ही भी लिख सकता है ना, अंदर कर दे। तो अब इसके लिए 1/2 का कुछ होगा ही नहीं, L1 t-2, तो क्या हो जाएगा L2 t-4 और यहाँ पे t2, तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो L2 t-2, ये हुआ 3। तो देखो यहाँ पे 1 = 2 है, लेकिन 2 is not equal to 3। तो हमें क्या सीखा था हमने कि ये डायमेंशनली वैलिड है, उसका मतलब कि s का जो s वाली टर्म है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ही v0t और वो ही 1/2 at² का होना चाहिए। इसका मतलब कि ये इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड, वैलिड है नहीं, ये करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। तो इस तरह से हमें चेक करना होता है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, तो वही दे रखा है। क्यों, क्योंकि s = v0t है लेकिन 1/2 at² है नहीं। यानी हमने जो रूल्स आपको दिया है ना, a = b + c, तो ये डायमेंशनली वैलिड, उसका मतलब a का जो डायमेंशनल है फॉर्मूला वो ही b और c का होना चाहिए, तभी जाके आपको कई बार ऐसे भी कह रहे कि ये डायमेंशनली वैलिड है, फिर आपको फाइंड करने के बोलेगे कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो a का जो रहेगा वही b का रहेगा, c का फाइंड करने गए तो a का होगा वही रहेगा। ओके, तो जब डायमेंशनली वैलिड उसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला वही b और c का होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ठीक से पहले समझ लेना है कि कौन कौन सी बात को आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कई देते हैं, ठीक से देखो क्वेश्चन को। v = at + b upon t + c plus v0 is dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for a, b and c, where v is velocity, t is time and v0 is initial velocity. तो आपको इक्वेशन बता दिया है, डायमेंशनली वैलिड है, उसका मतलब कि जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, v का वही at और वही यही इसका b upon t + c का और v0 का। और एक चीज आपको बता दूं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तभी जाके a + b कर सकते हैं और a - b। a और b टाइम है तो ही उसका एडिशन हो सकता है, a और b
मास होता है तभी जाके उसका सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे t प्लस सी है, इसमें c है, वो t टाइम होगा तो c टाइम ही होगा। यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी जाके आप कर सकते हैं जब वो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो आप उसको कर पाओगे नहीं। तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको निकाल देते हैं। क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, v इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू ए टी क्या दिया हुआ है हमें इक्वेशन वो देख लेते। v इक्वल टू ए टी प्लस ए इंटू टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, और फिर क्या दे रखा है टी प्लस सी प्लस वी ज़ीरो, फिर क्या दे रखा है वी ज़ीरो। तो देख लीजिए इक्वेशन लिखा v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी प्लस वी ज़ीरो। अब इसमें डायमेंशनली वैलिड है, उसका मतलब क्या निकालना है, ये v जो टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला वही ए टी का है, वो ही b प्लस टी प्लस सी का है, और वो वी ज़ीरो को, और आपको क्या फाइंड करना है ए बी और सी। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि हम ऐसा लिख पाएंगे कि v इक्वल डायमेंशनली ये करेक्ट है, इसलिए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा। देखो सबसे पहले a मिल जाएगा यहाँ से, किस तरह से, देखो कि ये a के लिए हमने प्रोसेस की, a को सब्जेक्ट बनाया तो क्या मिलेगा हमें v अपॉन टी। ओके, तो v का डायमेंशनल फार्मूला होगा L1 t माइनस 1 और यहाँ पे T1, तो क्या हो जाएगा ये a का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t माइनस 1। किस तरह से हमने डिसाइड किया, v इक्वल टू ए इंटू टी होगा। ओके, और फिर a है वो एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है, तो a को सब्जेक्ट बनाया तो v अपॉन t, तो v क्या हो जाएगा L1 t माइनस 1, और L1 t माइनस 1 वो वेलोसिटी है, यहाँ पे T1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये T1 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 -2, तो ये हमें मिला A का आंसर। पहले क्या मिला m0 L1 t माइनस, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम लिख सकते हैं कि t प्लस सी है ना, वो क्या है टाइम है, क्योंकि t प्लस सी टाइम होगा तो c ही क्या होगा टाइम ही होगा, क्योंकि तभी जाके उसका एडिशन हो सकता है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं m0 L0 T1। अब आगे बात करते हैं किसके लिए, तो जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वही किसका रहेगा b अपॉन टी प्लस सी का मिलेगा। अब इसके बारे में t प्लस सी टाइम ही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन टी, क्यों, क्योंकि ये इसका एडिशन करोगे तो जो मिलेगा वो टाइम ही मिलेगा ना, फिजिक्स हमें तो डायमेंशनली यहाँ पे देखना है। तो अब b से सब्जेक्ट बना लीजिए तो क्या मिलेगा v इंटू टी, वेलोसिटी यानी क्या होगा L1 t माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा T1। तो देखो यहाँ पे L1 t माइनस 1 है और यहाँ पे T1 है, तो b का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिलेगा m0 L1 t क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा ना, देखो b इक्वल टू आप क्या लिख सकोगे v इंटू टू, v यानी L1 t माइनस 1 हो जाएगा। ओके, L1 t माइनस 1 है वो वेलोसिटी है, तो यहाँ पे T1 है तो ये तो निकल ही जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन, तो m0 L1 T0, तो a b c इस तरह से मिल गया आपको। तो कितनी चीज ध्यान रखना है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। डायमेंशनली वैलिड यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है उसी का जो डायमेंशनल फॉलो है वो राइट हैंड साइड की सभी टर्म का होना चाहिए। तो ये रूल्स का यूज करके हमने ये सारा सॉल्व किया। अब देखते हैं इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है, आपको उसी मेथड से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि उन्होंने बताया कि रिमेंबर दैट ओनली डायमेंशनल इक्वल क्वांटिटीज आर ऐड एंड सबट्रैक्ट इन वैलिड इक्वेशन। ओके, एंड हियर v0 is initial velocity at at and b and t plus c also show velocities. Okay, sorry. डायमेंशनली फार्मूला ऑफ at, तो at का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिलता है m0 L1 t माइनस 1।
ओके तो हमें ये देखना है कि m0 l1 t-1 वो मिला, किसका मिला है हमें, at का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब जब डायमेंशनल फॉर्मूला a का फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने लिखा वो किसका लिखा, वेलोसिटी का, l1 t-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, तो m0 l1 t-2, तो ये हमारा मिला था m0 l1 t-2। ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं हम, एट t इज टाइम तो t प्लस c इज टाइम। ओके तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी m0 l0 t1, तो हमारा भी वही मिला था इक्वेशन, देखो m0 l0 t1। ओके फिर नेक्स्ट उन्होंने डायमेंशनल फार्मूला बी, तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका रहेगा, टाइम का, t प्लस सी बोलो या जो भी बोलो आप। ओके तो क्या हो जाएगा, आपको l1 मिलेगा, तो हमारा भी वो आंसर वही मिलता था l1। तो इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है ठीक से। इसमें एक और भी चेंज आपको बता दूं कि कहाँ पे चेंज करके पूछ सकते हैं, तो वो अगला आएगा मैं बताऊंगा, अभी अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पे चेंज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कर दें और यहाँ पे स्क्वायर करके एक नया क्वेश्चन बन जाता है, डायमेंशनली वैलिड होता है, फिर ए बी और सी फाइंड करने के बाद तो सेम मेथड है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी टी स्क्वायर। ओके तो आपको ठीक से ये भी क्वेश्चन वाला है वो आगे आएगा, वो आपको होमवर्क में करना है। अब देखो ये प्रेशर के लिए है, P इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज डायमेंशनली ट्रू, दैट मीन्स P का जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा वो ही इसी टर्म का पूरे का होगा, और यहाँ पे a माइनस टी स्क्वायर है, उसमें t स्क्वायर टाइम स्क्वायर है, तो a भी टाइम स्क्वायर होगा, तो उसके लिए आपको फाइंड करना है a अपॉन बी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बता दूं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्रेशर यानी आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी m1 l1 t-2, और यहाँ पे l2 यानी क्या हो जाएगा m1 l-1 और t-2। तो आपको प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया जो आपको जरूर पड़ेगी प्रेशर के लिए, तो वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो क्या मिला हमें, प्रेशर यानी m1 l-1 और t-2। अब ये सब निकाल देते, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसे रफ वर्क करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करना है, अभी हमें a और b फाइंड करना है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे a माइनस टी स्क्वायर है, वो क्या है, टाइम स्क्वायर है, क्या हो, टाइम का स्क्वायर, तो उसका मतलब है a भी क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, टी स्क्वायर ही होगा। तो क्या मिलेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको, m0 l0, क्या मिलेगा, m0 l0 ही मिलेगा आपको यहाँ पे, m0 l0 t0 ही मिलेगा। ओके तो आपको वही करना है, इसको निकालना पड़ेगा। ओके करते हैं हम ठीक से। पहले देखो हमें a का डायमेंशनल फार्मूला मिला m0 l0 t स्क्वायर, क्योंकि a टाइम रहेगा तभी जाके a माइनस टी स्क्वायर हम कर पाएंगे। अब देखते हैं p के बारे में, तो p के डायमेंशनली वैलिड है, उसका मतलब p और a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी जाके ये बता सकते। तो अब देखो कि p है, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इसलिए लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे जो बी टी माइनस ए माइनस टी स्क्वायर करोगे तो भी आपको वही मिलेगा। अब जाके आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्या, बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी फाइंड करने के लिए टी एक्स स्क्वायर अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको बी को सब्जेक्ट बनाया, तो टी स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे p इंटू एक्स। ओके तो आपको टी स्क्वायर क्या मिलेगा, m0 l0 t2, और p के लिए क्या मिलेगा आपको m1 l-1 t-2 ये मिलेगा आपको। ओके मल्टीप्लिकेशन में x क्या है उन्होंने बताया, डिस्टेंस, तो उसका क्या हो जाएगा l1। तो अब देखो ये तो कट हो जाएगा। ओके तो आपको क्या मिलेगा कि m1 ओके l0 ही रहेगा और t रेस टू क्या मिलेगा 4। अब आपको a अपॉन b करना है, तो a और b रख दीजिए और आप फाइनल आंसर मिला सकते हैं, a डिवाइड बाई b कर दो, m0 l0 t2 अपॉन m1 l0 t4, तो वो कर लेंगे, आपको ये ऊपर आएगा तो ये माइनस मिलेगा। ओके l1 l1 कैंसिल हो गया है,
तो ये ठीक से आप कर पाओगे। तो ये हुआ इसका कैलकुलेशन। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर में इन्होंने किस तरह से बताया वो हुआ है। तो देखिए a माइनस टी स्क्वायर यानी उसको उन्होंने बताया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थोड़ी इन्होंने से गलती कर दी है मटेरियल के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, m0 L0 T2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम स्क्वायर है ना, तो उसका L2 नहीं होता है, क्या होता है T2, तो आप करेक्ट करना है। फिर यहाँ के भी वो सेम प्रॉब्लम, m0 L0 T2 करना है। ओके, फिर जाके आपको जो मिलता है, तो देखिए इसमें m-1 तो मिलता ही है, L2 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो ये कट हो जाएगा ना ये। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, L2 कट करोगे तो L0 मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने अभी अभी किया ना, ये L0 मिलेगा। और फिर जो T है, यहाँ पे जो हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x है, तो ये -1 लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x, तो वो भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p, तो वो सही है। ओके, फिर यहाँ जाके थोड़ा गलती है, तो सॉल्यूशन में थोड़े डायमेंशनल फार्मूला में प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए उसकी वजह से यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा फाइनल, वो आंसर वो नहीं मिलेगा। आपका फाइनल आंसर कौन सा रहेगा मैं बता देता हूँ, a/b आपको करना है। ये आपको क्या मिल रहा है, m0 L0 T2 ये मिल रहा है आपको। ओके, ये आपका a का आंसर है। यहाँ पे भी इन्होंने गलती की है, यहाँ पे 2 रहेगा। फिर हमारा जो b है, वो b क्या मिला था हमें, b का जो आंसर था वो मिला था हमें m-1 L0 और t⁻² क्या मिला था हमें 4, t⁻4 ये करना है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो b का आंसर दिया है ना वो गलत है, तो आप जब भी कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे सब करेक्शन रहेगा। a का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा m0 L0 t, यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसका क्या है गया m-1 L2 नहीं आएगा, यहाँ पे L0 और t⁻4, उसी के मुँह से आपको उसमें करेक्शन करना है। आपको जो मटेरियल दिया जाएगा उसी में ये सब चीज़ प्रॉब्लम वाली है कि आपको 2-3 जगह पे ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है। आप देख लीजिए वो करेक्शन कहाँ पे आपको करना है। ये जो CTP नंबर है ना, इसके अंदर थोड़ा करेक्शन रहेगा, 1-1 वाला जो CTP है उसके जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो 3 जगह पे आपके मटेरियल में भी वो ही रहेगा करेक्शन वाला। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, ये डायमेंशनल फार्मूला रॉन्ग है, m0 L0 T2 ये करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात यही सेम चेंजेस यहाँ पे m0 L0 T0। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला x का थोड़ी ऐसा होता है कि L1 होता है, तो यहाँ पे L1 करना है प्लस, फिर जाके सिंप्लीफिकेशन करो आप, तो देखो आपको क्या मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये तो कट हो जाएगा। ओके, तो मिलेगा क्या आपको m-1 L तो क्या हो गया है 0 ही हो गया, तो L 0 हो गया। और t का क्या रहेगा, यहाँ पे x को नहीं है, t-2 है, और ऊपर कितना है यहाँ पे, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे t2 है, तो क्या हो जाएगा t⁻4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, अब डायमेंशनल फार्मूला b का हमें ये मिलेगा। फिर जाके जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे करेक्शन रहेगा, फिर ये वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, और आपका फाइनल आंसर फिर आपको मिलेगा a/b करोगे तो ये क्या रहेगा m0 L0 T2। ओके, और फिर जाके आपका फाइनल b का आंसर m-1 L0 और t⁻² क्या मिलेगा 4। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर m1 L0 T-2 ये आपका आंसर फाइनल रहेगा, m1 L0। आंसर उन्होंने सही बताया है, लेकिन बीच में जो कैलकुलेशन कर दी ना, वो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत उन्होंने गलती कर दी है, तो ये सब जगह पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो ये कर दीजिए करेक्शन मटेरियल के अंदर जो भी डायमेंशनली उन्होंने रॉन्ग लिखा है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर ये चेक द डायमेंशनली वैलिड और फॉलोइंग, तो इसमें लेफ्ट और राइट साइड का चेक करके आप बता सकोगे कि डायमेंशनली वैलिड है। तो ये आप होमवर्क में कर पाओगे, पहले F का देखना है फिर MST का, तो वो हो जाएगा, तो आपको पता है। यहाँ भी कैलकुलेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन, लेकिन आपको पहले अपने आप ट्राई करना है, फिर जाके आगे अपने को सॉल्व हो जाने के नहीं हो रहा है तभी जाके इसमें क्या करना है, D का डायमेंशनल फार्मूला चेक करना है, वही V0T और वही 1/280 का है, तो डायमेंशनली वैलिड है। तो ये सभी सेम मेथड के हैं, जैसे हमने P = ρgh किया था, ये ऐसे U = mgh,
यूज है वो एनर्जी है, तो mgh का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी जैसा मिल रहा है तो डायमेंशनली वैलिड रहेगा, अदरवाइज अनवैलिड। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, t इक्वल टू 2π√g/l। इसमें t है टाइम पीरियड है, g है एक्सेलेरेशन, l है वो लेंथ। तो इसके बारे में हम लिखते हैं पहले t इक्वल टू 2π√g/l। ओके, तो इसका लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड उसमें t, तो इसमें तो क्या हो जाए पता ही है हमको t1। ओके, तो ये हुआ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2πg/l 1/2 स्क्वायर होगा, तो 2π तो कुछ होगा ही नहीं। अब g के लिए लिखते हैं तो L1 t-2 और इसका क्या हो जाएगा L1 और इधर 1/2, तो L1 कट, t-1/2 है तो क्या हो जाएगा t-1, तो ये मिला 1 नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये डायमेंशनली वैलिड है नहीं। तो इस तरह से इसका पता चलता है कि ये डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है। अब देखते हैं, इसी के लिए मैं आपको और एक होमवर्क में प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना है किस इक्वेशन की, यह जो इक्वेशन उसकी जगह पे t इक्वल टू 2π√g/l ये चेक करना है और आपको वैलिड मिलेगा। क्या मिलेगा, वैलिड। आप लिख लीजिए उल्टा करना है, t इक्वल टू 2πg/l। तो इसके लिए आप होमवर्क में चेक कर लीजिए कि ये वैलिड है कि डायमेंशनली नहीं वैलिड है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला चेक करो लेफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। मिलता है, इसको 1 बोल दिए, 1 2 और 3 तीनों सेम, ये डायमेंशनली वैलिड होगा। ओके, तो इस तरह से आप चेक करके ये इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन पहले आपको 3 ट्राई करना है, फिर जाके ही आपको सॉल्यूशन देखना है, आंसर नहीं मिल रहा है तो। इसमें क्या है कि ये स्टेप ऐसे लिख के दिया है v² - v0 इक्वल टू 2ad, तो इसको इधर लिख लीजिए 2ad इक्वल टू v² - v0। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला पहले फाइंड करिए, फिर इन दोनों का, तीनों का सेम मिल रहा है तो डायमेंशनली वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो एक ही मेथड गए सब। अब जो देखो ये क्वेश्चन की बात मैंने ऑलरेडी आपको कर दी है, जो हमने v इक्वल टू at प्लस b/t² प्लस c प्लस v0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v डायमेंशनली v और at² सेम हो गए, a को सब्जेक्ट बनाओ v/t², फिर उसका सिंप्लीफिकेशन a मिल जाएगा, t² प्लस c में t² टाइम है तो c भी टाइम स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा t2। फिर क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है, v और b/t² प्लस c, तो t² प्लस c है तो वो t² ही होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप डायमेंशनली वैलिड है, यानी ये और ये तीनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा सेम, तो कंपेयर करके आप फाइंड कर पाओगे उसके। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें बताया कि फोर्स इक्वल टू x/डेंसिटी प्लस c इज डायमेंशनली ट्रू, फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c। अब ये जो टर्म है फोर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा डायमेंशनली फोर्स ही होगा, यानी f और c दोनों डायमेंशनली कैसे हो गए, सेम ही हो गए ना। तो आप क्योंकि डायमेंशनली सेम है तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा वही x/डेंसिटी प्लस c का होगा, यानी फोर्स इक्वल टू c लिख सकोगे। तो यानी उसका मतलब हुआ m1 L1 t-2। अब आपको x का फाइंड करने का बोला होगा, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी आपको x के बारे में पूछे तो x के बारे में आप क्या करना पड़े, तो f इक्वल टू x/ρ ऐसे डायमेंशनली आप लिख पाओगे। फिर जाके क्या करना है, x इक्वल टू ρ इंटू क्या हो जाएगा f इंटू रो, ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको x का मिल जाएगा। ओके, तो ये एक्स्ट्रा बात बताई। डायमेंशनली वैलिड है उसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है कि फोर्स का होगा वही x/डेंसिटी प्लस c का होगा। इसमें 1/2 mv² का चेक करो, mgh का चेक करो, दोनों का सेम मिलता है तो डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक के अंदर आपको कितने सारे इक्वेशन दे रखे हैं और चेक करने के लिए बोला है कि आप चेक करो कि ये डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं वैलिड है। The SI unit of energy is joule kg meter per second square, that of speed v is meter per second, acceleration a is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy k given below can you rule out on the basis of dimensional argument instance for the mass of the body? m है वो क्या है, मास। आपको चेक करना है a b c d e डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं।
K यानी काइनेटिक एनर्जी है, M यानी मास, V तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड करते जाइए, 1 और 2 सेम मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिलता है तो डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। उसी तरह आपको पांचों को करेक्ट करके देखना है, तो इसमें से आपको 2 है वो करेक्ट मिलेगी, क्या, B और D। लेकिन फिजिकली राइट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², लेकिन डायमेंशनली B और D दोनों सेम मिलेगी। ओके, तो आपको डायमेंशनली 2 आंसर सही मिलेंगे, B और D डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इक्वेशन A, C, D एंड E आर इनवैलिड, लेकिन डायमेंशनली D है वो भी वैलिड है। तो यहां से ये निकाल दीजिए आप, A, C और E वो डायमेंशनली क्या है, इनवैलिड है। डायमेंशनली है B और D तो करेक्ट ही है, लेकिन फिजिकली जो राइट इक्वेशन है वो क्या है, B है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो बताया हुआ है आपको, इसमें उन्होंने बताया है कि सिंस द काइनेटिक एनर्जी K इज डायमेंशनली, फॉर्मूला A, C, E आर रूल्ड आउट, not that dimensional argument cannot tell which two, B or D is the correct formula. The correct formula kinetic energy is B. डायमेंशनली B और D दोनों करेक्ट है, लेकिन जो फिजिकली उसका करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, K इक्वल टू 1/2 mv², लेकिन डायमेंशनली B और D दोनों सही रहेंगे। ओके, तो ये हमारा हुआ जो सॉल्यूशन उसको उन्होंने दे रखा है। अब होमवर्क में 2.13 और 2.14 है, दोनों हमें दे रखा है, 2.13 और 2.14। अब जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो भी हमें सॉल्व करके पहले लिखना है, फिर CTP लेवल 1 और 2। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी होमवर्क करें तब डायमेंशनल फार्मूला पहले कर लीजिए, ताकि डायमेंशनल फार्मूला ठीक होगा, फिर आप ये थियरी 2 यूज की हमने डायमेंशनल एनालिसिस के। फर्स्ट यूज क्या था हमारा कि रिलेशन बिटवीन 2 अदर सिस्टम, और दूसरा कोई भी इक्वेशन फिजिकली इक्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी का वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फिर जाके ये सब CTP आपको सभी के सॉल्यूशन दे रखे हुए हैं, कहीं के पीछे दे रखे मॉड्यूल के पीछे PDF में दे रखे होंगे, कहीं के इक्वेशन के सॉल्यूशन नीचे भी दे रहे। तो आपको क्या करना है, सॉल्व प्रॉब्लम पहले ठीक से करना है, फिर जाके लेवल 1 और 2 करना है, उसमें 3 ट्राई करना है, नहीं आता है तभी जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप डाउट में पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप थियरी फॉर्म कर लीजिए, फिर जाके आप होमवर्क करोगे तो आपको इजीली आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी टेबल का रिवीजन करके आइए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, 6 नंबर का लेक्चर, जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन है वो किस तरह से बना सकते उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।